अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, चीन के बारे में तो हम आपको बताते रहते हैं कि चीन का जो मुकाबला है वो इंडिया से है ही नहीं। दे कैन डिफीट इंडिया इजीली ड्यू टू देयर फॉर बेटर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। असल में इंडिया का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान के साथ है। दिस इज़ द पॉइंट, वो पाकिस्तान के साथ है। देखें, एक तो न्यूक्लियर वॉर होती है ना, उसमें तो दोनों साइड्स बराबर है। इंडिया ने पहले एक एज हासिल किया था 1970s में, उन्होंने पाकिस्तान से कई साल पहले न्यूक्लियर बना डाला था। और उसके बाद लेकिन ये है कि 1998 में पाकिस्तान ने फिर इसका इक्वलाइज़र मैदान में लेकर आ गया। और सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान की हद तक नहीं रहा, पूरे साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान ने एक ताकत का तवाज़ुन बैलेंस करके रख दिया था। वरना तो पहले इंडिया ही इंडिया था ना, इकलौता इंडिया, इतना बड़ा मुल्क भी है और बाकी के साउथ एशिया से बड़ी उसकी इकोनॉमी हुआ करती थी। ऊपर से ये लेकर आ गए न्यूक्लियर, तो इंडिया का एक बड़ा स्टेटस ज़बरदस्त हुआ करता था कि यार मिलिटरली भी इंडिया बहुत ही सुपीरियर और इकोनॉमिकली भी बहुत ही सुपीरियर। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान एक इक्वलाइज़र लेकर आ गया था, तो वहाँ पर ये दोनों बराबर बराबर है। उसके पास भी न्यूक्लियर है इंडिया के पास और पाकिस्तान के पास। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर वॉरफेयर है उसमें कौन आगे है, उसमें कौन आगे है। और एज वी सेड कि असल में जो इंडिया का मुकाबला है वो पाकिस्तान के साथ है। And as a matter of the fact, India itself has been designing its military strategies keeping Pakistan in mind, not China. And it's happening since decades now. इस हद तक कि आज से 2 साल पहले तक भी India had no idea that China will emerge as an existential threat for India. हद तो ये हो गई कि अप्रैल 2020 में जब चाइना लद्दाख के अंदर घुस के आ गया था तो इंडिया वॉज कॉट इन सरप्राइज। इट वॉज अ टोटल जबरदस्त। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर अंदर आ गया, इंडिया को पता भी नहीं चला। ये इंडियन एजेंसी रॉ की नाअहली को भी जाहिर करता है कि उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इस चीज़ की। रॉ का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। लेकिन ये कैसी रिसर्च एंड एनालिसिस है कि भाई आप अपना असल थ्रेट ही पहचान नहीं पाए, उसको ही ठीक से आपने एनालाइज नहीं किया। ये कैसी एनालिसिस है और ये कैसी रिसर्च है कि वो घुस के आगे और बाद में आपको पता चल जाएगा दे आर हियर। इंडिया की थ्रेट असेसमेंट इतनी गलत साबित हुई कि 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते वक्त भी ये तक ठीक से असेस नहीं किया गया था कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस मूव ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस, which were not that bad by the way, which were not that bad even until 4th August 2019। ये जो हरकत हुई थी ना उससे एक दिन पहले भी कोई इतने बुरे नहीं थे, कोई जंगी माहौल नहीं था, अच्छे से ट्रेड भी चल रहा था, अच्छे से बातचीत भी हो रही थी, वो इतने बुरे नहीं। इसको भी ठीक से एनालाइज नहीं किया गया, यानी पॉलिटिकल लेवल पर भी ये हरकत करते हुए नहीं देखा गया। तो इसका चाइना पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे वो उन्होंने नहीं देखा। सिर्फ ये एक असेस किया गया कि देयर विल बी सम केओस इनसाइड द वैली, दैट इज़ कश्मीर, एंड ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एज वेल, दैट वी कैन मैनेज। ये सोचा गया कि दैट वी कैन मैनेज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज स्टॉर्म वॉज येट टू कम, तूफान तो अभी आना था। ये भी नहीं सोचा गया कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस मूव ऑन चाइना पाकिस्तान नेक्सस, जो कि पहले ही बना हुआ था, वो तो मज़ीद गहरा हो जाएगा। और अब हम आपको ये बता दें कि ये जो हम बात करते रहते हैं ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच एक मजबूत मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है, जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं उनको याद होगा, कोई 1 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि इनके बीच मजबूत मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। लेकिन अब जो न्यूज़ इंडियन मीडिया आउटलेट्स खुद लगा रहे हैं ना, अब मैं हमेशा उनको कोट कर रहा होता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और को करूँगा तो एक तासुर जाएगा कि ये जो है वो एक बायस्ड है। लेकिन इसी वजह से मैं इंडियन मीडिया को मोस्टली कोट कर रहा होता हूँ। ये जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने खुद न्यूज़ लगाई थी ना कि न्यूज़ 18 ने जैसे लगाई थी खबर कि पाकिस्तान फौज के ऑफिसर्स चाइना के पीएलए के सदर्न और वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्टेड है, घूमने नहीं गए, पोस्टेड है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी परमानेंटली है वहाँ पर। इससे ये महसूस हो रहा है कि बात अब जनाब इंटरऑपरेबिलिटी से आगे निकल गई है। अब बात पहुँच चुकी है जॉइंट ऑपरेशनल लेवल पर, और ये बड़ा आसान होगा दोनों फौजों के लिए। बाय द वे, जॉइंटली ऑपरेट करना ये आसान होगा, मिल के काम, मिल के बस हर जगह जाना, जहाँ जहाँ पर थ्रेट है वहाँ पर दोनों अगर जाके और ऑपरेट करते हैं ये इनके लिए आसान होगा। वजह यह है कि 10 साल से ऊपर का अरसा हो गया है, दोनों मुल्कों की फोर्सेस बेशुमार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर चुकी हैं।
बोथ ऑफ दीज आर्मीज अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल कि किस तरह से काम करते हैं दोनों। इसीलिए अब ये जो आगे का प्रोसेस शुरू हो रहा है ना, आगे का प्रोसेस विच इज़ ऑफ जॉइंट ऑपरेशनल लेवल, इसमें दोनों फौजों के लिए एडजस्ट होना ऑपरेशनल लेवल पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, दैट वी कैन टेल यू। क्योंकि हमने जैसे कि आपको बताया कि 10 साल से लेकर ये इतनी एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इतनी एक्सरसाइजेज चाइना और पाकिस्तान ने बायलैटरल एक्सरसाइजेज कर रखी हैं कि इनको पता है कि कैसे काम कर रहे हैं दोनों फोर्सेज। अब हम बात कर रहे हैं मुश्तरका ऑपरेशंस की, यानी इंटरऑपरेबिलिटी से एक लेवल और आगे बात चली गई हुई है कि ये दोनों मिलके काम करेंगे नाउ। इससे पहले सिर्फ एक चीज़ रहती है, अब जो कि न्यूज़ 18 की इस खबर से महसूस हो रहा है कि हो भी रही होगी कहीं ना कहीं पे टॉप लेवल पर, एंड दैट इज़ द जॉइंट प्लानिंग बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लानिंग थ्रू जॉइंट ऑपरेशंस। That is why I have been saying since last 1 year that this term of two-front war used by Indian defense analysts and even military generals is wrong. It's wrong. टू फ्रंट्स इसको तब कह सकते थे जब आप इनके बीच कनेक्शन कम या लिमिटेड लेवल का होता, कम होता या लिमिट, लेकिन होता तो इसको फ्रंट कंसीडर कर सकते थे कि एक ये है दूसरा वो है। यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कंबाइंड ऑपरेशंस की, कंबाइंड ऑपरेशंस की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। तो ऐसे में ये टू फ्रंट कैसे है, ये तो सेम वन हो गया ना। अगर दोनों साथ में ऑपरेट करेंगे तो फिर दो फ्रंट कैसे होंगे, तो एक हो जाए, डायरेक्शंस दो हैं लेकिन इट डजेंट मीन के फ्रंट्स भी दो हो गए। इसका मतलब है फ्रंट एक है, दो डायरेक्शंस हैं आपकी, दोनों डायरेक्शंस पे अलग अलग आपको जाके फेस करना पड़ेगा, लेकिन है एक फ्रंट ये। और ये सब हुआ ही मोदी साहब के उस 5 अगस्त 2019 वाले सियासी फैसले की वजह से, जब उन्होंने कश्मीर और लद्दाख पर से आर्टिकल 370 हटा के ये सारे थ्रेट्स इंडिया के लिए पैदा कर दिए हुए, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स, उसके कई इलाकों के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। भाई फ़ायदा क्या हुआ? कोई पाकिस्तानी कश्मीर का इलाका मिल गया ऐसा करने से, कोई एक्साई चीन का इलाका मिल गया चाइना से इंडिया को, जो आपके पास ज़मीन पहले थी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की और लद्दाख की वही अब भी है। उल्टा अब तो आपने 1000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया और बाकी सारा जो है वो कभी भी आप गंवा सकते हैं। ये सारा है सियासी फैसले करके, और चाइना पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने खिलाफ इकट्ठा कर दिया हुआ है। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास सोडा बहरान है। हिंदुत्व नज़रिए से जुड़े जो मोदी साहब के वोटर्स हैं ना, उनकी ये सालों से डिमांड थी कि ऐसा करें, तो इसके चक्कर में ये हो गया है। इंडिया के जिन लीडर्स ने आर्टिकल 370 डिज़ाइन किया था ना, कांग्रेस वाले, वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो इस खतरे को जानते थे, इनको इल्म था इस बात का। उन्होंने पॉलिटिक्स को इंडियन फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस सिस्टम से अलग रखा हुआ था, जिसका वैसे आई हैव टू से कांग्रेस को ज़ाती तौर पर नुकसान भी हुआ है। अगर उनके कंट्रोल में फ़ौज और फॉरेन पॉलिसी इसी तरह होती ना, वो अपने मफादात के लिए उसको यूज़ कर रहे होते, तो शायद वो इलेक्शन से इतना बुरी तरह ना हारते। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की वो देख कर रहे होते कि पब्लिक क्या चाहती है, एक रिवायती सियासत। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कई मकामात पे ऐसा महसूस होता है कि दिल पे पत्थर रखकर भी काम किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को अलग रखा हुआ है। देखिए, उनके ज़माने में ये होता था कि कम से कम टॉक्स चलते थे पाकिस्तान के साथ। उन्होंने एक इंगेज रखा हुआ था पाकिस्तान को कि चले देखते हैं अगर कोई सिचुएशन निकलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स पैदा कर दिए हों इंडिया की मौजूदा जो नक्शा है ना इसके लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी इज़ डूइंग ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया जा रहा है। क्यों? वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर एंटी बांग्लादेश कार्ड खेलकर वहाँ की जो एक रवायती तौर पर जो बीजेपी को कम्युनल सियासत में उनको जो वोट मिलता है हिंदू मुस्लिम का, बांग्लादेश को उसमें घसीटा जा रहा है, बिकॉज बांग्लादेश इज़ अ मुस्लिम कंट्री और वहाँ पर वो कार्ड चल रहा है। तो बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को बीजेपी के एंटी मुस्लिम जो सियासत है उसमें घसीटा जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे उधर नॉर्थ में यूपी के अंदर और बाकी के जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर पाकिस्तान कार्ड खेला जाता है और पाकिस्तान को वहाँ पर डिग्रेड किया जाता है। यहाँ बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है। यानी कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस यूज़ हो रहे हैं इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए। नाउ चाइना का फैक्टर हटा के भी अगर हम देखते हैं तो क्या इंडिया पाकिस्तान से आगे है कन्वेंशनल वॉरफेयर में? ये एक सवाल है कि नॉन न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर हटा दे सिर्फ फॉर अ मोमेंट, आप ये सोचें कि दोनों के पास न्यूक्लियर नहीं है, तो क्या कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया पाकिस्तान से आगे है? द आंसर इज़ नो। क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है ना एक कि हमारे पास इतनी ज़्यादा फौज है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो, हमारे पास फलां फलां फलां, सो हैंड्स इट इज़ प्रूव्ड दैट वी आर बेटर देन पाकिस्तान। क्या है आगे? द आंसर इज़ नो। पाकिस्तान के पास भी चीन की तरह देखें साइबर वॉरफेयर की और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की सलाहियतें मौजूद हैं, जो कि इंडिया के पास नहीं है या पाकिस्तान के लेवल की नहीं है। और पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को इसका मुजाहरा भी करके दिखा दिया। दूसरी बात और अहम बात ये
कि इंडिया हमेशा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इस पर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इंडिया हमेशा से डिपेंडेंट रहा है हथियारों के हवाले से रूस पे, ये बात मानते हैं ना आप, रूस पे डिपेंडेंट रहा है। और अभी भी इंडिया के जो अक्सर हथियार हैं, मोर देन 50% वो रूस से ही आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता रूस से इंडिया ने हालिया कुछ सालों में मोदी साहब के आने के बाद ख़रीदारी कम करके अपने ऑप्शंस उन्होंने एक वसीव करने की अटैम्प्ट की है, लेकिन आज भी एज वी सेड कि 50% से ज़्यादा इंडिया के हथियार रूस से आ रहे हैं। अब इसको वो इसराइल और फ्रांस पे फैला रहे हैं प्रोक्यूरमेंट करने के लिए, वहाँ से ज़्यादा हथियार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस के पाकिस्तान और चीन के साथ, दोनों के साथ बेहतरीन रिलेशंस पैदा हो चुके हैं। तो जंग के टाइम में रूस की तरफ से हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि रूस क्या चाइना के खिलाफ जंग के लिए इंडिया को हथियार देगा या पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए इंडिया को, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। इसीलिए इंडिया अपने ऑप्शंस बढ़ा रहा है। लेकिन अगेन हथियारों की सप्लाई का इशू है। इसराइल और फ्रांस जो है ना, वो इंडिया से बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। इनको पाकिस्तानी समंदरों से क्रॉस करके आना पड़ता है या फिर एयर स्पेस उनको क्रॉस करनी पड़ेगी, या फिर यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द से होकर उनको आना पड़ता है। जंग के वक्त मुस्तकिल तौर पर हथियार मिलेंगे इंडिया को या नहीं मिलेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। ये सारे फैक्टर्स हैं ना, एक तो रशिया तो छोड़े ना, वो तो गया, ये दोनों देंगे इंडिया को हथियार या नहीं देंगे मुस्तकिल तौर पर, इस पे सवालिया निशान है। और ऊपर से ये भी डर है कि जब हथियार मिले तो उनको फिर उस हिसाब से यूज़ करना है कि दूसरी खेप आने तक पहली खेप चलती रहे। ऐसा ना हो कि भरपूर अटैक करके सारे हथियार यूज़ कर लें और फिर वेट करते रहें कि हमारे जो मित्र हैं वो आ जाएं दूसरे वेपन्स लेकर, तो फिर हम दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करें, तब तक तो सामने वाला दुश्मन दबरदूस कर देगा सारा कुछ, ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या सीन है? ये एक है ना भाई, एक तरीके से हथियार यूज़ करने, जंग में ऑल आउट जाके सारे के सारे यूज़ नहीं करने हमने, भरपूर अटैक करने का एक जो इंडिया के ऊपर ऑप्शन है ना, वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है इस हवाले से। पाकिस्तान का क्या सीन है? मेन वेपन सप्लायर कौन है पाकिस्तान का? चाइना। कौन सा चाइना? इंडिया का हरीफ, जो कि खुद चाहेगा कि पाकिस्तान तसल्ली के साथ इंडिया की धुलाई कर दे। वो चाइना जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, अलॉन्ग विथ इम्प्रेसिव कनेक्टिविटी ऑप्शंस एज वेल। पाकिस्तान को तो मुसलसल इसका मतलब है कि हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। वो तो ये सोचेंगे भी नहीं कि हथियार ख़त्म हो गए तो क्या होगा, दूसरे आएंगे, ना 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 ना, दे विल नॉट इवन थिंक अबाउट दैट। दे विल जस्ट ट्राई टू डिलीवर मैक्सिमम ब्लोज टू इंडिया। ऑल आउट जाएंगे वो 100%। वो ये नहीं सोचेंगे ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो तो इसको बिल्कुल ही रौनते हुए जाएंगे, क्योंकि उनके पास हथियारों की सप्लाई का कोई यानी ऐसा मसला नहीं रहेगा। उनको बिल्कुल मुसलसल हथियार मिलते रहेंगे, लाइक अ कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन में भी यही हुआ है ना। वैसे पाकिस्तान की जो वैक्सीन ड्राइव बड़े ज़बरदस्त तरीके से चली है, शुरू से लेकर अब तक ऐसा कोई कभी भी फील नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पास वैक्सीन ख़त्म हो जाएंगे और ड्राइव रुक जाएगी, ये नहीं हुआ है। क्योंकि पहले ही दिन से पाकिस्तान वॉज वेरी क्लियर हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। वो सीधा सीधा गए चाइना के पास, इधर उधर उन्होंने देखा ही नहीं। कहीं और से मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो मेनली उन्होंने अपनी ड्राइव को डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ था, चाइना पे। यहाँ हथियारों का बिल्कुल वही यही सिचुएशन रहेगी। चाइना में पाकिस्तान डिपेंडेंट होगा और वहाँ से इनको मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ और चाइना दोनों की जो रिलेशन है वो वैसे ही ख़राब हैं, तो चाइना वुड वांट पाकिस्तान टू बीट इंडिया एज मच एज दे कैन। लिहाजा हथियारों के हवाले से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इंडिया से बेहतर है। अगर आप अभी भी नहीं मानते, ये दोनों फैक्टर्स देखने के बावजूद भी, बीइंग बीजेपी और आरएसएस सपोर्टर, तो फिर इस साल का सबसे बेहतरीन दबरदूस अवार्ड हमारी तरफ से आपके लिए, और साथ में 21 तोपों की सलामी। नाउ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के डोमेन में पाकिस्तान अपनी बरतरी साबित कर चुका है, एज वी सेड 27 फरवरी को। यहाँ ये वो डोमेन है जो कि जहाँ पर इंडिया अभी तक पहुँचा नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ एक ही बॉर्डर पर डिप्लॉय रहेगी, ये भी फैक्टर देखिए आप। ये जो इंडिया वाला बॉर्डर है ना, इसी पे डिप्लॉय रहेगी। दूसरा कोई हॉस्टाइल बॉर्डर है नहीं उनका, पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉर्डर नहीं जहाँ से कोई घुसपैठ की और इसकी फ़ौजें आ जाएंगी, ऐसा कोई थ्रेट हो, ऐसा नहीं है दूसरा कोई बॉर्डर। अफगानिस्तान में उनका जो अपोनेंट था गनी सरकार, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, मोदी साहब जिनके लिए गाते रहते थे, वो तो भाग गया ना कैश का हेलीकॉप्टर भर के। लेकिन इंडिया के साथ क्या मसला है देखिए आप। इंडिया का जो है ना, पाकिस्तान के साथ साथ चीन का इतना बड़ा कोई 3000 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, इसको भी देखना है, विच मीन्स फोर्स विल बी डिवाइडेड। इंडिया की फौज के एसेट्स विल बी डिवाइडेड, उधर भी डिप्लॉयड इधर भी डिप्लॉयड।
इंडिया के पास फौजों का नंबर ज़्यादा है कहा जाता है, ऐसा कई बार कहा जाता है। हर डिफेंस एनालिस्ट, खासतौर पर ये जो गौरव वारिया टाइप जो सरकारी एनालिस्ट हैं, वो तो कहते रहे हमारे पास तो 15 लाख की, 20 लाख की, 12 लाख की, 1 करोड़ की फौज। अजीब सी है कि ये एक मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान के पास अगर आप देखें ना, इंडिया से ज़्यादा फौज है। कैसे? पहली बात तो हमने आपको बताया कि इंडिया के जो एसेट्स होंगे वो डिवाइडेड होंगे, चाइना के बॉर्डर पर भी होंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी। लेकिन क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो होंगे वो इनफ होंगे, ये सवाल है। इंडिया जितनी फोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाएगा ना, उससे ज़्यादा फोर्स पाकिस्तान के पास मौजूद है। कैसे? पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ तरह की फोर्सेज हैं, आर्मी के अलावा भी। इंडियन सरकारी डिफेंस एनालिस्ट सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज का नंबर देखते हैं, जो कि वैसे इंडिया का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, इसके लिए मोर देन इनफ है। एज वी सेड, पाकिस्तान हैज़ गॉट ओनली 1 हॉस्टाइल बॉर्डर अनलाइक इंडिया। लेकिन फिर भी चलें, एक और बात बताते हैं आपको। पाकिस्तान के पास लाखों की तादाद में दूसरी फोर्सेज भी हैं, जिनको पाकिस्तान की आर्मी के लोग ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी ये समझे कि ये आर्मी की ही बी टीम है सारी। जैसे कि पासदारान मिली, नेशनल गार्ड्स, पाकिस्तान के पास नेशनल गार्ड्स भी हैं, 2 लाख के करीब हैं। और बाकी कामों के अलावा इनका जो रोल है ना, डिफाइंड रोल है, उसमें बॉर्डर कंट्रोल भी इसका रोल है। इनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली होती है, दुश्मन की फ़ौज से कैसे लड़ना है। पासदारान मिली, इनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये है। और फिर है पाकिस्तान रेंजर्स, द माइटी पाकिस्तान रेंजर्स। 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान रेंजर्स की एक फोर्स है। अच्छा, पासदारान मिली जो है, नेशनल गार्ड्स, वो 2 लाख के करीब हैं तकरीबन। जो डिक्लेयर्ड नंबर्स आते हैं मीडिया में, 2 लाख के करीब है। और ये जो रेंजर्स हैं, ये 1 लाख के ऊपर है। पाकिस्तान रेंजर्स ये इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा इनकी भी जो ट्रेनिंग होती है फ़ौज करती है। ये सारे फ़ौजी हैं, फ़ौजियों की बी टीम है। इनकी ट्रेनिंग में भी बॉर्डर कंट्रोल, दुश्मन से कैसे लड़ना है, किस तरीके से मुकाबला करना है, ये भी आता है। इसका नाम नहीं लिया जाता। वही हमने कहा ना, हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज एट ऑल। ये बढ़ के मारते रहते हैं बहुत सारे एनालिस्ट कि हम ये कर देंगे, हमारे पास इतनी फोर्स है। भाई उस सामने वाले को देखो, उनको पता है आपके पास क्या है। वो ऑलरेडी पाकिस्तानी पहले ही इसका पूरा सिस्टम बना के बैठे हुए हैं कि इंडिया के पास ये जो एक चीज़ है कि हमारे से ज़्यादा फौज, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा है, अगर आप देखें उस हिसाब से। तो फिर रेंजर्स के बाद आप देखें, फिर है पाकिस्तान के पास फ्रंटियर कॉर्प, द FC। 1 लाख से ऊपर है FC। और बाकी कामों के साथ साथ अगेन इनका भी जो काम है वो बॉर्डर को कंट्रोल करना, वो भी रोल इनका है। और इनकी भी ट्रेनिंग फ़ौजी करवाते हैं। ये भी खुद भी फ़ौज का ही एक बी टीम है, और ये जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में आती है। फ़ौजी जनरल ही इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर आते, और ये जो है FC वाले 1 लाख से ऊपर है। फिर आते हैं सिपाहियान सरहदी, द फ्रंटियर कंस्टेबलरी, 50,000 के लगभग है ये। और इनका भी काम बाकी सारे कामों के अलावा, इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, ये सब के अलावा इनका भी काम बॉर्डर की हिफाजत, ये इसमें है, इंक्लूडेड है। इनकी भी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि कैसे जबरदस्त कर रहे हैं दुश्मन अगर बॉर्डर पर आ जाए तो। और ये प्रॉपरली ट्रेनिंग इनकी होती है, ऐसे नहीं, प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है। डिप्लॉयड होते हैं, एक्टिव फोर्सेज है मुल्क के अंदर। और ये हर वक्त तैयार होते हैं 1 कॉल पर, कि कभी भी अगर कॉल आ जाती है फ़ौज की तो हमने जाकर और वहाँ पर जबरदस्त करना है। ये सारी फोर्सेज है पाकिस्तान की, कई तरह की फोर्सेज हैं। या तो कुछ का हमने नाम लिया, और भी मज़ीद हैं। लाखों की तादाद में पाकिस्तान के पास वो फोर्स है जो कि आर्मी के नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन है पाकिस्तान के पास। और उनकी ट्रेनिंग फिर बॉर्डर की सिक्योरिटी के हिसाब से करवाई जाती है। और उनके पास वेपन्स वगैरह सारे कुछ मतलब है अवेलेबल। तो इन सब को अगर आप कंबाइन कर देते हैं ना पाकिस्तान आर्मी के नंबर्स के साथ, तो वो जो इंडिया के लिए आप कह रहे हैं ना कि एज है पाकिस्तान के ऊपर, नंबर्स ज़्यादा हैं, तो वो एज ख़त्म हो जाता है। इंडिया की जो ट्रूप्स हैं वो डिवाइडेड हैं दोनों बॉर्डर्स पर, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर। जितनी भी फ़ौज इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाएगा, ये कंबाइंड फोर्सेस का नंबर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान आउट नंबर कर देता है इंडिया को यहाँ पर भी। ये बात सोचिए आप, जबरदस्त हो जाता है सारा मामला ना। which shows Pakistan is a serious force and India won't be able to defeat them even in conventional warfare। हर लिहाज से पाकिस्तान ने खुद को कवर करके रखा हुआ है ज़बरदस्त तरीके से इंडिया के साथ मुकाबला करने के लिए ख़ास तौर पर। और उन्होंने वैसे डिक्लेयर्ड पाकिस्तान का है कि हमारा एक ही हॉस्टाइल फ्रंट है, ये बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू।
और अगर कश्मीर इशू नहीं रहता है तो फिर शायद इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त भी हो सकते थे। ऐसा भी मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरह इंडिया का भी दोस्त होता। लेकिन वो कश्मीर का जो एक इशू है ना, उसने हमेशा 47 से लेकर ये सारी फॉरेन पॉलिसी, सारा रीजन का जो रीजन कहते हैं ना, कश्मीर इंडिया को खा जाएगा। एक पाकिस्तान में कहावत मशहूर है कि कश्मीर इंडिया को खा जाएगा। वाकई कश्मीर खा चुका है। ये सारा कुछ जो मामला धपड़धूस हुए, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कश्मीर। तो इंडिया के पास जो है ना, एक कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर रहे हैं, वरना ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना हुआ है इंडिया के लिए। और मज़ीद इसको अगर होल्ड करके और ज़बरदस्ती रखेंगे तो फिर अच्छा, एक और इशू है, एक और कश्मीर से याद आया। देखें, हम बात करते रहते हैं कि ये अभी हमने बात की कि इतने लाख उनकी, इतने लाख इनकी, लेकिन एक और भी फ्रंट है। पाकिस्तान के साथ जब वॉर होगी ना, गॉड फॉरबिड, अल्लाह करे उससे पहले ही मामला हल हो जाए, लेकिन अगर होती है कन्वेंशनल वॉर भी, तो एक बात याद रखें, कश्मीर बॉयल हो जाएगा। इंडिया की फ़ौज जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इंगेज्ड है ना, वो अंदर इंगेज हो जाएगी, सकिन हो जाएगी कश्मीर के अंदर भी। कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि इंडिया को पसंद नहीं करते। इंडिया वहाँ पर इंगेज हो जाएगा वॉर के वक्त, ये भी याद रहे। इंडिया बिल्कुल वहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाएगा और कई फ्रंट्स पर, इवन पाकिस्तान के साथ जंग में भी, चाइना को छोड़ दें, अगर चाइना नहीं होता, फॉर द टाइम बीइंग ये अज्यूम करते हैं कि चाइना की जगह पर अमेरिका है वहाँ पर और ट्रंप बैठा हुआ है, मोदी साहब का दोस्त, फिर भी पाकिस्तान ने अपने सारे बेसिस कवर करके रखे हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान से लड़ने का भी। पाकिस्तान उनको भी सुपरसीड कर गया है, पाकिस्तान उनको भी बीट कर गया है। कन्वेंशनल वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल चुका है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर इंडिया। और इंडिया के जो संजीदा लोग हैं उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये बीजेपी किस तरफ लेकर जा रही है इंडिया को। तो चाइना को तो छोड़ेंगे, तो पाकिस्तान धपड़धूस करके बैठा हुआ है यहाँ पे मामला।